लंबी दूरी के यान अब उड़ेंगे चंद्रमा से होकर। मिला रॉकेट फ्यूल व खाद बनाने वाला सल्फर। कहत प्रज्ञान जटिल चंद्रमा है खनिजों का घर। शांत शीतल चंद्रमा की धरा पर मिला है सल्फर। चंद्रमा की पावन धरा से ये बड़ी खबर आई है। सल्फर सौर परिवार में पाया जाने वाला सामान्य तत्व है, पर अब तक ये माना जाता था कि चंद्रमा की इस धवल रेत तथा यहाँ के इन पत्थरों में सल्फर नहीं होता है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर द्वारा ली गई तस्वीरों में भी कभी यहाँ सल्फर नहीं दिखा था। खाद व रॉकेट के ईंधन में प्रयोग हो सकने वाला सल्फर चंद्रमा की धरा को स्पर्श कर व इन सीटू जांच कर इस नन्हे प्रज्ञान ने ढूंढ निकाला। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ी खबर है। अब आने वाली पीढ़ियां चंदा मामा तक सिर्फ टूर पर ही नहीं जाएगी, बल्कि चंदा मामा के घर में स्थित स्पेसपोर्ट से होकर मंगल जैसे दूसरे ग्रहों तक जाएगी। जैसे हम धरती से लेके वहाँ से हमें कोई दोबारा से हमें यान में बैठना है, तो हम इतना फ्यूल धरती से लेके नहीं जा सकते, तो हमें वहीं पर फ्यूल बनाना पड़ेगा। फ्यूल बनाने के लिए सबसे जो सही चीज़ है वो हाइड्रोजन और आपका पानी अगर वहाँ मिलता है तो आप उससे आप हाइड्रोजन बना सकते हैं, तो उसको एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए पानी के ढूंढने के एक बहुत ही, जैसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पोलर रीजन्स में पानी मिलेगा तो वहाँ से आप उसको आगे के बारे में इंटरप्लेनेटरी जो भी आपका एक्सपीडिशन है उसके बारे में सोच सकते हैं। ऑक्सीजन के ट्रेसेस मिलना और ये सल्फर के जो ट्रेस मिले क्लियर कट इंडिकेशन, तो वो सब एक उपलब्धि मानी जाएगी। और उसका उपयोग करके भविष्य में जो हम प्लान कर रहे हैं कि स्पेस हैबिटेट हो, स्पेस कॉलोनी हो, बहुत दूर की बात है, बट फिर भी उसके लिए जो इनिशियल इंडिकेटर्स है वो ये उसमें मदद कर सकते हैं। तो अभी आगे तो एनालिसिस करके उसका रियली क्रॉस वेरिफिकेशन भी करना है आधिकारिक रूप से, तो बाद में आपको पता लगेगा ऑफिशियल वे में। बट जो इनिशियल रिजल्ट्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छी उपलब्धि मानी जाएगी। सल्फर का लेना देना ज्वालामुखी से होता है। वॉल्केनिक एक्टिविटी चंद्रमा की धरा पर नहीं होती, अभी तक ऐसा माना जाता था, पर सल्फर का होना साबित करता है कि कभी न कभी बड़े ज्वालामुखी देख चुका है ये शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रमा की तरफ देखें तो कुछ डार्क पैचेस दिखते हैं। तो पहले तो ऐसे सोचा गया था कि वो वहाँ पे सीज है, मतलब कि जैसे समुद्र है, इसलिए डार्क पैचेस है। बट जब काफ़ी टेलीस्कोप और नियर से आपने सैटेलाइट छोड़े, वहाँ स्टडी किया, तो वो जनरली जैसे कहते हैं, मतलब सी नहीं है वो, मतलब फ्लैट टेरेन है। जैसे कोई भी लावा, जैसे कोई बड़ा क्रेटर बनाया है, आपको बड़ा इम्पैक्ट मीटेओराइट का इम्पैक्ट होता है, तो उससे क्या है कि जैसे आपके इंटरनल से लावा निकलता है, उसके लावा का जो फ्लो होता है उससे वो सरफेस बनी है जो ऊपर से आपको यहाँ धरती से डार्क दिखती है। तो एक तो, और दूसरे हाईलैंड्स हैं वहाँ पर। आज भीतर से इतनी शीतल चंद्रमा की धरा पहले शीतल नहीं रही होगी। लाखों साल पहले ठंडा होने से पहले ये गर्म भी रहा होगा। सल्फर का मिलना इस बात का प्रमाण है। पृथ्वी व चांद के बनने के राज समझने में भी सल्फर एक बड़ी भूमिका निभाता है। इससे ये अनुमान भी लगाया जा सकता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव की ओर काफी वाटर आइस हिम है। शिव शक्ति पॉइंट की और दक्षिण में यदि हम आगे जाएं, तो हो सकता है हिमालय जैसी बर्फीली चट्टानें मिले। फिलहाल न सिर्फ सल्फर बल्कि जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन भी चंद्रमा की इस पावन धरा पर मिल गई है। प्रज्ञान रोवर की चेसिस के नीचे लगे इस लिब्स उपकरण से ये खोज संभव हुई है। इसरो बेंगलोर की लैब ने बनाया है ये हाई एनर्जी लेजर, जो केंद्रित प्लाज्मा ऊर्जा से तत्वों की पहचान करने की वैज्ञानिक कला यानी साइंटिफिक टेक्निक को जानता है। तो सल्फर का जो स्पेक्ट्रम है, जो पहले इतना क्लियरली अन्य लोगों को ये नहीं मिला था इसके ट्रेस, तो वो एक नए तरीके का वो ये होगा जो रिजल्ट्स है, जो मेज़रमेंट है, जो पहले कोई किसी ने ऐसे मेज़रमेंट मिले नहीं थे। अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट से मेज़रमेंट लिए गए थे, और ये पहली बार जैसे मैं बताया इन सीटू ऑपरेशन हम कर रहे हैं, तो उसमें ये सल्फ़र का क्लियरली दिखना, तो ये एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी ये इंस्ट्रूमेंट की। दुनिया को ये बताने वाला रिपोर्टर है अपना प्रज्ञान। बड़े मिशन का ये नन्हा सा सिपाही मानवता के इस चंद्रदूत ने अपने पहले हफ्ते में बेहतरीन काम किया है। हम बताते हैं कि आगे क्या है और आगे कितना सही होगा, आगे जाने का कौन सा डायरेक्शन में मुड़ना पड़ेगा। तो उसकी मूवमेंट रिलेटेड पाथ प्लानिंग जिसको बोलते हैं, रोवर पाथ प्लानिंग में
हमारी पूरी टीम लगी हुई है वहाँ बंगलोर में, और कुछ लोग इधर बैठ के भी मदद कर रहे हैं। तो उसमें हमारा काफ़ी योगदान है कि जब तक ये मिशन चलता रहेगा तब तक लैंडर रोवर पाथ प्लानिंग, जो एक नेवकेम कैमरा तो वहाँ लियोस में बने, उससे जो इमेज आती है और उसको लेके एनालिसिस करके आगे का प्लानिंग करना। चंद्रमा पर इन्हें ले जाने वाले विक्रम लैंडर ने भी, जिन्होंने अपने चास्ते उपकरण से चंद्रमा की धरा के स्वभाव को व्यक्त किया है। चंदा मामा की सतह की पुअर थर्मल कंडक्टिविटी इस ग्राफ में ट्वीट की है। घबराइए नहीं, हम आसान भाषा में विक्रम लैंडर की रिपोर्टिंग समझाते हैं। भीतर से कितनी शीतल है ये तेरी धरा चंद्रमा, बाहर तपिश है, सुबह से ही हीट वेव है यहाँ माँ, सूर्य पवन भी भीतर गर्मी न पहुंचा पाती ओ माँ, 8 अंगुल नीचे पूरी बर्फीली है तेरी शीतलता माँ। भीतर से कितनी शीतल है ये तेरी धरा चंद्रमा। वैज्ञानिकों के लिए आंकड़े हो सकते हैं ये ग्राफ, पर साधारण दिमाग के मनुष्य के लिए तो एक वैज्ञानिक साहित्य है ये शायराना पंक्तियां। सफल लैंडिंग के बाद से ही लैंडर विक्रम का काम डेटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग का है। अपने सभी उपकरणों से विक्रम बखूबी इस काम को अंजाम दे रहा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के शिव शक्ति पॉइंट से जानकारियां भेज रहा है, सभी पेलोड्स के साथ प्रयोग भी कर रहा है, अपने बेहतरीन रिपोर्टिंग को इसरो के एक्स हैंडल से ट्वीट कर रहा है, साथ ही अपने फॉलोअर्स का दुनिया भर में दिल जीत रहा है। भारत की शान हमारा विक्रम। सिस्मिक एक्टिविटी की खबर आनी तो अभी बाकी है दोस्तों। पिक्चर आधी हुई है, आधी बाकी है दोस्तों। मून का लगभग 1750 किलोमीटर के आसपास है, और उसमें अगर हम इसके कोर की बात करें तो कोर लगभग 350 किलोमीटर के आसपास ही है। ऐसी मून की बात करें तो मून में हम जो आते हैं उसको अर्थक्वेक नहीं कहेंगे, उनको मून क्वेक्स कहेंगे हम, क्योंकि वो मून के धरती कंप है। तो वहाँ पर भी एक्चुअल में 1969 में जो अपोलो मिशन हुए थे यूएस में, तो उन्होंने कुछ साइस्मोमीटर्स लगभग 3 डिफरेंट स्टेजेस में 3 और या 4 साइस्मोमीटर्स उन्होंने वहाँ रखे थे। तो वहाँ पे जितने भी मून क्वेक्स आए उसमें उन्होंने वहाँ का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, जो भी मैंने आपको बताया अभी 1750 किलोमीटर, ये पूरे वहाँ पे जो मून क्वेक्स रिकॉर्ड हुए उसको इन्होंने पूरा एनालिसिस किया। चंद्रमा से पल पल की खबर हमें दूरदर्शन के माध्यम से देश व दुनिया के सामने आगे भी लाते रहेंगे। विक्रम व प्रज्ञान की खोजों का महत्व आसान भाषा में समझा करके। फिलहाल आप शीतलता से गर्मी की ओर बढ़ते इस ग्राफ की ओर देखिए। ये कोई मामूली ग्राफ नहीं है। यहाँ सबसे बाएं सबसे नीचे -10 पारा है। चंद्रमा की धरा पर वो भी मात्र 8 सेंटीमीटर नीचे। भले ही यहाँ ऊपर दाईं और बड़ी तेज सूर्य पवन चल रही है, पर सतह से 8 अंगुल नीचे जाते ही चंद्रमा की धरा बिल्कुल शीतल है। मैं विक्रम व मेरा दोस्त प्रज्ञान, हम दोनों इस सूर्य पवन को अनुभव कर सकते हैं, पर लगता है चंद्रमा की धरा के भीतर सूर्य पवन की ऊष्मा को जाने की इजाजत नहीं है। दक्षिणी ध्रुव का ये शिव शक्ति पॉइंट विषुववृत्त इक्वेटर से भिन्न है तापमान के मामले में। यहाँ ठंड भी ज्यादा है, साथ ही सूर्य प्रकाश की ऊष्मा को रोक कर रखने की यानी कि होल्ड करने की क्षमता भी यहाँ कम है। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ में अगर हम जाएं तो लगभग 1 किलोमीटर आप जाएंगे तो उसमें आपको 25 डिग्री टेम्परेचर का फेर होता है। बट अगर हम वहाँ जाएं तो वहाँ पर वो इंसुलेटेड है। अब अगर वहाँ -10 डिग्री 8 सेंटीमीटर है, आप उसके थोड़ी सी नीचे जाएंगे तो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जो नीचे की हीट है वो ऊपर नहीं आ रही है और ऊपर की जो हीट है वो नीचे ट्रांसफर नहीं हो रही है। अभी जितने भी लूनर मिशंस गए तो वो मोस्टली इक्वेटर के आसपास गए हैं। तो इक्वेटर के आसपास जो उन्होंने मेजरमेंट किया वो लगभग दिन में, अगर हम लूनर डे की बात करें तो लगभग टेम्परेचर कई जगह पे 150 तो एवरेज है, मतलब कई जगह पे 200 तक गया, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और नाइट की अगर हम लूनर नाइट्स की बात करें तो वहाँ पर मिनिमम -240-250 डिग्री भी किया है। अगर हम यहीं पोलर की बात करें, जैसे पोलर रीजन पे, तो यहाँ पर अभी जैसे मैक्सिमम, ये भी तो एक ही खैर रीडिंग है, तो वो लगभग 50 डिग्री है। तो इसका ये पता लगता है कि इक्वेटर और पोलर में जो टेम्परेचर डिफरेंस है काफ़ी है। जैसे वहाँ अगर आपका लूनर में 150 अगर हम एवरेज माने इक्वेटर में जा रहा है आपके मून पे, तो यही हम पोलर्स की बात करें तो पोलर में लगभग अभी जो एक मेजरमेंट आया है, अभी तो काफ़ी मेजरमेंट होंगे, तो लगभग 50 डिग्री के आसपास है। तो ये काफ़ी डिफरेंस है। ऊपर से नीचे की ओर आने पर तापमान का ये गिरता ग्राफ देखिए, जो बाईं ओर को कम होता जा रहा है। या नीचे से बढ़ता ग्राफ देखिए, बात एक ही है। बहुत तेजी से बदल रहा है तापमान।
इस 8 सेंटीमीटर की गहराई से चंद्रमा की सतह की ओर बढ़िए। आप पाएंगे कि नीचे से करीब 1 सेंटीमीटर की यात्रा के बाद ये पारा शून्य पर पहुंच जाता है, या यूं कहे कि ऊपर से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर। इस ग्राफ में पृथ्वीवासियों के लिए एक मजे की बात यह भी है, एयर कंडीशन में जीवन जीने वाले लोगों के लिए मानव शरीर के लिए कंफर्टेबल 16 डिग्री से 30 डिग्री तापमान को भी आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। सतह से 3.5 से 5.5 सेंटीमीटर नीचे एसी के कंफर्ट में बैठने व काम करने वालों के लिए ये एक कटाक्ष है। अपने शारीरिक सुख के लिए हम मनुष्यों को जो तापमान सबसे अच्छा लगता है, मॉल में शॉपिंग करते वक्त या कोई मूवी देखते समय हमें जो सुख देने वाला तापमान है, वो चंद्रमा की धरा के इस शिव शक्ति पॉइंट पर मात्र 2 सेंटीमीटर की रेंज में सिमट जाता है। सोच के देखिए कितना कठिन होगा यदि जीवन यहाँ हुआ। दुनिया के अब तक के सभी चंद्र मिशनों से जुदा है चंद्रयान 3। चौंकाने वाले परिणाम देता जा रहा है। चंद्रमा को लेकर हमारी समझ नई होने वाली है। अभी तो कई नई जानकारियां आनी बाकी है। पृथ्वी पर जब 3 सितंबर की तारीख होगी, चंद्रमा की धरा पर शाम होना शुरू हो जाएगी। इसरो चाहता है कि तब तक अपने प्रज्ञान को और चहलकदमी करा सके, ताकि और नए आंकड़े मिल सके। कुल देखे तो मूवमेंट को देखे तो लगभग 38 से 40 मीटर तक मूवमेंट हो चुकी है रोवर की। हमने इनिशियली प्लान कुछ ज़्यादा किया था, बट कुछ स्टेशन की, ग्राउंड स्टेशन की अवेलेबिलिटी और कुछ इनिशियल जो हमको टाइम लगा उसके कारण उतना मूवमेंट नहीं हो पा रहा है जितना हमने सोचा था। बट अभी पिछले 2 दिनों से काफ़ी उसमें तेज़ी आई है, तो लगभग 40 मीटर मूवमेंट हुआ है। ऑफ कोर्स वो लैंडर से उतना दूर हमने नहीं भेजा है, क्योंकि उसको कई बार रिट्रेस होना पड़ा। जैसे कि आपने कई रिजल्ट भी देखे थे कि पहले गया तो नज़दीक में कुछ क्रेटर दिखा तो वहाँ से हम वापस आ गया, तो ऐसे कई बार 2-3 बार उसको रिट्रेस एक्टिविटी भी करनी पड़ी। बट कुल मिला के मूवमेंट 40 मीटर जैसा हो चुका है। और अभी देखा जाए तो लैंडर से लगभग 18 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। पृथ्वीवासी जब सावन भादों की पूनम को रक्षाबंधन के रूप में मना रहे थे, हम दोनों ने यहाँ चंद्रमा की धरा पर अपनी हाफ लाइफ पूरी की। चंद्रयान 3 मिशन की हाफ लाइफ यहाँ दिन का 3रा प्रहर बीतने के साथ समाप्त हो गई। हम दोनों को सूर्य प्रकाश मिलना 3 सितंबर से बंद हो जाएगा। यहाँ शाम होनी शुरू हो जाएगी। जन्माष्टमी आते आते रात्रि का पहला प्रहर भी समाप्त हो जाएगा। ठंड तेजी से बढ़ने लगेगी। 14 दिन रात जबकि टेम्परेचर -120 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। उसमें जो बैटरी लगी है दोनों रोवर और लैंडर में, उसमें क्या डैमेज हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट्स है उसमें क्या डैमेज हो सकता है। डैमेज इन द सेंस कि उनका कनेक्टिविटी बिगड़ सकता है, क्योंकि एक जो पीसीबी लेआउट में सोल्डर जॉइंट हम करते हैं तो सोल्डर जॉइंट वीक पड़ जाते हैं और कनेक्शन छोड़ देते हैं। तो वो भी अगर ऐसा होता है कि नहीं हम सर्वाइव कर भी जाए ना भी करें, बट उनको क्वालिफाई हमने नहीं किया है वो टेम्परेचर के लिए। जनरली हम -25 to +125 डिग्री तक ही करते हैं, -55 to +125 डिग्री। तो ये उसकी रेंज के बाहर है, -100, -120, -150 डिग्री। तो खासकर कोल्ड टेम्परेचर मुश्किल क्रिएट कर सकता है, तो वो देखना पड़ेगा। बट हमको पूरी आशा है कि कुछ ना कुछ सेंसर तो चलते रहेंगे। 14 दिन बाद भी जब रात ख़त्म होगी वहाँ पे अगेन हम ये टेस्ट करने का ट्राई करेंगे। शाम ढलने के बाद चाश्ते के नए आंकड़ों का भी हम इंतजार कर रहे हैं। दिन के पहले व दूसरे प्रहर के संक्रमण काम में लैंडिंग करने के कारण हमने यहाँ चंद्रमा की धरा से सूर्योदय का सीन मिस कर दिया था। अब सूर्यास्त का मजा लेंगे हम दोनों। साथ ही मैं विक्रम शाम का तापमान भी नापूंगा अपने चाश्ते से। सूर्योदय जैसी ही होनी चाहिए ये रीडिंग्स। रोवर पे आगे 2 कैमरे लगे हैं, नेविगेशन कैमरा। तो नेविगेशन का मतलब है उसको कैसे चलाने का, उसका पाथ प्लानिंग करने के लिए उसका उपयोग होगा। और पीछे एक रोवर इमेजर कैमरा लगा जो मैंने बताया कि पहियों की ओर देख रहा है और वो वहाँ की जस्ट पिक्चर ले रहा है। बट जो नेवकैम कैमरा है उसका इम्पोर्टेंस है अपना अलग तरीके का, क्योंकि उसके पिक्चर को यूज़ करके उससे जो इमेज आती है उसको, जैसे मैंने बताया, 2 एंगल से वो लेगा। दोनों कैमरे अलग अलग एंगल से लेंगे तो वो दोनों इमेज को हम कोरिलेट करके आगे का रास्ता फाइंड करते हैं। क्या देख लेते हैं पहले कि जहाँ उसको जाना है वो जगह सही है कि नहीं, और उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं।
बट रोवर में हमने कुछ ऐसी इंटेलिजेंस नहीं रखी है कि वो डेटा इमेज रोवर में तो आता ही है और रोवर खुद ही उसको एनालिसिस करके अपना रास्ता खुद ही ढूंढ ले। तो जैसे कि एक मनुष्य में या एक जानवर में जो इंटेलिजेंस होती है कि वो देख के अपना पता लग जाएगा उसको कि आगे ऑब्स्टेकल है और फिर मैं इधर नहीं जाता हूँ, कहीं और मुड़ जाता हूँ। तो जो सामान्य इंटेलिजेंस हमारे मनुष्य में होती है, अन्य पशु प्राणी में होती है, उस तरह की इंटेलिजेंस अभी रोवर में नहीं है। वो तो सेंसर्स लगे हुए हैं, सेंसर से डेटा आएगा, वो नीचे भेज देगा वो पृथ्वी पे। वहाँ से रोवर से लैंडर पे जाएगा, लैंडर से पृथ्वी, तो लैंडर में भी नहीं रखा है हमने, वो पृथ्वी पे आता है क्योंकि थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा। इसलिए हमने सोचा कि ये इमेज पृथ्वी पे ही आए, उसका एनालिसिस करके फिर हम आगे का रास्ता डिसाइड करने के लिए उसको कमांड करें। तो जो भी हो रहा है वो नीचे ग्राउंड पे हो रहा है। इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC के कैमरों के बेहतरीन काम करने के कारण अभी भी विक्रम लैंडर के पास फ्यूल बचा हुआ है। आने वाले समय में यदि जरूरत पड़ी तो अपनी GPS लोकेशन शिव शक्ति पॉइंट से बदल भी सकता है विक्रम। ऐसा करने से पहले फिलहाल प्रज्ञान को वैज्ञानिक आने वाली शाम तक खूब सारी चहलकदमी करा देना चाहते हैं। विक्रम की नई उड़ान का फैसला चंद्रमा की धरा पर आने वाले नए दिन में लिया जा सकता है। पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा तो ये, बट वो फ्यूल अवेलेबल है। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे स्कूटर में अगर कार में या स्कूटर में पेट्रोल है तो फिर हम प्लानिंग कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। एक जगह पार्किंग किया है तो अभी अगर अन्य जगह जाना हो तो ये इस प्रकार का सिचुएशन है कि लैंडर एक जगह पार्क होके बैठा है, उसके अंदर फ्यूल भरा पड़ा है, पेट्रोल भरा पड़ा है, तो उसको और कहीं ले जाना है क्या, तो वो उसमें मदद मिल सकती है अगर हम चाहे तो। पर उसके लिए और भी कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, प्लानिंग की, और कैसे उसको मैन्यूवर करें क्यों। तो बट वो अभी सोच के फिर हम फैसला लेंगे कि रियली ये कर सकती है कि नहीं। अभी उसकी संभावना है, बट पूरी संभावना है कि नहीं वो एनालिसिस करके ही पता लगेगा। पहले दिन की अपनी हाफ लाइफ 1 सप्ताह पूरे होने के ठीक पहले इन दोनों ने ये कारनामे कर दिखाए हैं। प्रज्ञान ने अपने वाहक विक्रम की तस्वीरें भी दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे उसके फॉलोअर्स के साथ साझा की है। रक्षाबंधन के दिन सुबह 11 बजे खींची गई इस तस्वीर पर गौर फरमाइए। देखिए 15 मीटर की दूरी से प्रज्ञान ने खींची है ये तस्वीर। सुबह के 7:45 वाली क्लोजअप है ये तस्वीर, जिसमें चास्ते व ILSA को भी दिखाया गया। इसे थोड़ा दूर से खींची गई थी ये तस्वीर। एटलीस्ट स्माइल प्लीज कह रहा है @इसरो का ये X हैंडल। शिव शक्ति पॉइंट पर दोपहर की मध्यम धूप में डटकर ड्यूटी कर रहे सीनियर रिपोर्टर विक्रम की इमेज आप भी देखिए। ये प्रज्ञान के बॉस भी है। हमने अभी तक लैंडर के लेग और ऐसे सब इमेज रोवर के वो सब देखे थे, रैंप का, तो टुकड़ों टुकड़ों में। तो उसके बदले अभी पूरा लैंडर दिख रहा है। एक लगभग 14-16 मीटर दूर से जो इमेज लिया गया है ये नेवकैम कैमरा द्वारा, रोवर के, क्योंकि वो दूर तक देख सकता है। तो नेवकैम कैमरा ने लैंडर का पूरा इमेज लिया है और वो हमने ऑलरेडी इसरो ने रिलीज़ कर दिया है। और एक और भी पिक्चर आएगी, अभी और भी पिक्चर आने की संभावना है, इमेजेस उसके। तो उससे पूरा, कुछ लोग जो स्केप्टिक होते हैं ना कि रियली कहाँ पहुँचा उसका फ़ोटो बताओ, तो ये फ़ोटो भी बता दिया हमने कि लैंडर वहाँ पे खड़ा है और जो हमारा ही लैंडर है, वो जो यहाँ से भेजा था वही वहाँ बहुत ही अच्छी तरह एकदम परफेक्ट कंडीशन में वहाँ पे खड़ा हुआ है पिछले लगभग 8 दिन से। अभी 4 दिन और हमको एक्सपेरिमेंट करना है। धरती से चांद पर गए मानवता के दोनों सिपाही विक्रम व प्रज्ञान पर पृथ्वी से वैज्ञानिक लगातार नजर रख रहे हैं। रोवर को आगे पीछे चलाने का फैसला विक्रम नहीं लेता। यहाँ धरती पर बैठे वैज्ञानिक वहाँ की ताज़ा तस्वीरों को देख कर लेते हैं। अपनी हाफ लाइफ तक प्रज्ञान को 40 मीटर तक चलाया जा चुका है। अब शाम होने से पहले इतना ही वैज्ञानिक उसे और चलाना चाहते हैं। जो आगे लगे हुए हैं 2, और 2 इसलिए लगे हैं कि दोनों एक एंगल से देखेंगे एक दूसरे, उसका फील्ड ऑफ व्यू कॉमन होगा, कुछ इंटरसेक्ट करेगा। तो उसके कारण हमको जो रोवर को जहाँ भेजना है आगे की ओर, तो वहाँ की 2 एंगल से इमेज मिलेगी और उससे हम पहले उसको प्रोसेसिंग करके उसका रास्ता देख लेते हैं कि जहाँ पे उसको भेजना है वो रास्ता किस ओर भेजना सही रहेगा।
आगे कोई ऑब्स्टेकल है कि नहीं, क्रेटर है कि नहीं, बोल्डर है कि नहीं, तो वो ध्यान में रखते हुए ये इमेज का प्रोसेसिंग करके बाद में उसको कमांड दिया जाता है। तो इस कारण थोड़ा जो समय लगता है उसका रीज़न ये है कि सीधे ही हम उसको रोवर को कमांड नहीं देते हैं चलने के लिए। तो और रोवर की जो कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक वो एक बार में हम 5 मीटर तक चलाते हैं, उसकी जो मोटर कैपेबिलिटी वो सबको देखते हुए ऐसा हमने प्लानिंग किया है। समय की बंदिश है, कार्यक्रम समाप्त होने का टाइम हो चला है। एग्जीक्यूटिव समरी लिख देते हैं कुछ हेडलाइंस के माध्यम से। फिर से शायराना अंदाज में जरा गौर फरमाइएगा। लंबी दूरी के यान अब उड़ेंगे चंद्रमा से होकर, मिला रॉकेट फ्यूल व खाद बनाने वाला सल्फर, कहत प्रज्ञान जटिल चंद्रमा है खनिजों का घर, शांत शीतल चंद्रमा की धरा पर मिला सल्फर। प्रज्ञान ने शिव शक्ति पॉइंट पे ढूंढी ऑक्सीजन, अब भी ढूंढ रहा पानी में बची बाकी हाइड्रोजन, भीतर अति शीतल बाहर गर्म है चांद का जीवन, प्रज्ञान के नेत्र ने दिखाई विक्रम की ये पोजीशन। तो अभी जो बड़े क्रिएटर्स हैं वो अभी बनने की जो है वो बंद हो गए हैं, अभी सिर्फ छोटे हैं। और दूसरा एक जो मेजर डिफरेंस है वो जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स। अभी जैसे अर्थ में जो प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिव है, जो एक दूसरे की प्लेट्स आपस में मूव कर रही है, वैसी प्लेट्स वहाँ पे डिफरेंट प्लेट्स जैसी नहीं है, वहाँ पे एक सिंगल बॉडी है। मिनरल रिच चंद्रमा पर पानी की खोज के 15 साल बाद लोहा सहित कई धातुएं मिली हैं। ये जो पत्थरों व रेत आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें कई ऑक्साइड है जिसमें आयन और भी है। ऑक्सीजन व आयन के मिलने से लोह अयस्क बनते हैं जो शिव शक्ति पॉइंट के इन पत्थरों में मौजूद है। मतलब चंद्रमा की ये धरा खनिजों से भरी है। लोहे को स्टील बनाने वाली कुछ धातुएं मैंगनीज व क्रोमियम भी यहाँ की सतह पर मिली है। मैंगनीज रूम टेम्परेचर पर ठोस होती है, साथ ही ये क्रिटिकल मेटल है। वैज्ञानिकों के लिए 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर सल्फर का मिलना एक बड़ा सुखद समाचार है। हाइड्रोजन की खोज चालू है। फिर दूसरा, अगर कुछ जो इंडिकेटर्स मिले हैं, अभी मैं उसको ऑथेंटिकली तो नहीं बता पाऊंगा, बट जो संभावना है कि जब हम चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया था तब भी लोग बात कर रहे थे और हमारे साइंटिस्ट को भी काफ़ी उसमें दिलचस्पी थी कि हम हीलियम की खोज अगर कर पाए। और हीलियम क्योंकि ऐसी कहा जाता है कि वहाँ पे एबेंडेंट मात्रा में है और उससे उसको यहाँ पृथ्वी पे लाके हम वो जनरेट कर सकते हैं पावर। तो हीलियम की अगर संभावना होती है कुछ रॉक्स में, और उसमें जो टाइटेनियम ऐसे कुछ उसको जो इल्यूमिनेट वो होते हैं रॉक्स, उसमें अगर मिलता है इल्यूमिनेट रॉक्स में हीलियम का इंडिकेटर्स, तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। तो वो स्पेक्ट्रोग्राफी करके ही पता लगेगा, बट उसकी संभावना हो सकती है। 6 पहियों की इस गाड़ी ने चंद्रमा की धरा पर 6 दिनों की चहलकदमी के बाद ये बड़ी खोज की है। उसकी मदद करने वाले उपकरण लीव्स ने चंद्रमा की धरा पर 12 तत्व खोज लिए हैं। हाइड्रोजन की खोज का काम जारी है। अभी 1 हफ्ते की मिशन लाइफ और है इनके पास, पर उसमें भी आखिरी के 3.5 दिन सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा। इसीलिए इट्स रेस अगेंस्ट टाइम। क्योंकि समय हमारे पास सीमित था और तीसरे दिन उतरने से जो पहले के 1-2 दिन हमारे चले गए थे और 14 दिनों का दिन है, तो उसमें हमें पूरा प्लानिंग करके करना। इनिशियली हमको थोड़ी दिक्कतें हुई अर्थ स्टेशन न मिलने से, और JPL गोल्डस्टोन अर्थ स्टेशन हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, तो सब के कारण प्रैक्टिकल दिक्कतें आई है। तो उसका सामना करते हुए भी फिर भी बहुत अच्छी तरह हमने मिशन को अभी तक सक्सेसफुली प्लान किया है। जो भी अवेलेबल हमारे रिस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट के बीच में हमने बहुत उसको ऑप्टिमली यूज़ किया। बचपन में पढ़ी रासायनिक तत्वों की पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी याद करिए। याद करना कितना कठिन होता था, जिसको पीरियोडिक टेबल में आयरन एंड क्रोमियम Cr के बीच में स्थित Mn को चौथी रो में देखिए। इसरो के प्रज्ञान ने इस रो के दूसरे तत्व कैल्शियम व चौथे तत्व टाइटेनियम को भी चंद्रमा की धरा के शिव शक्ति पॉइंट पर ढूंढ निकाला है। लैंडिंग के समय आपने हमारा खास कार्यक्रम चंद्रमा की छांव में देखा था। उसी की दूसरी कड़ी के रूप में शीतल चंद्रमा के शीर्षक से ये हमारा दूसरा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आप देख रहे हैं। आशा करते हैं
कि आप वैज्ञानिक साहित्य को आसान भाषा में कहने के हमारे प्रयास को सफल बनाएंगे अधिक से अधिक शेयर करके। फिलहाल दीजिए इजाजत, समय हो चला है काम करने का। जब यहाँ चंद्रमा की धरा पर शाम हो जाएगी तो अपने बाकी के कामों का विस्तृत लेखा जोखा लेकर फिर एक बार हम दोनों हाजिर होंगे। नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, गुड नाइट दोस्तों।